Hello friends, welcome to Praman IS. My name is Mohit Sawant. Today we'll be discussing about आपने थंबनेल में देखा ही होगा तो यूपीएससी ने अभी सीएपीएफ एग्जाम हाल फिलहाल में ही कंडक्ट की है। उस सीएपीएफ एग्जाम में जो इकोनॉमी सेक्शन था वो इकोनॉमी सेक्शन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड ऑब्वियसली दिस विल बी अ इन डेप्थ डिस्कशन। दिस इज नॉट ओनली टेलिंग यू द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि ये अगर करना होता तो वो मैं एग्जाम होने के तुरंत बाद कर सकता था, लेकिन आई हैव टू डिस्कस इन डेप्थ की जिससे इकोनॉमी सेक्शन के बारे में आपको थोड़ा बहुत अंदाजा आ सके। इफ यू आर वाचिंग इट इकोनॉमी सेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम देन ऑब्वियसली यू नीड टू फोकस ऑन दी बेसिक्स। ये भी इस पेपर से हमें समझ में आता है। दूसरी चीज, सीएससी का एग्जाम या फिर सीएससी के इकोनॉमिक क्वेश्चन और सीएपीएफ के इकोनॉमिक क्वेश्चन, इनमें बेसिक कुछ डिफरेंशिएशन होते हैं। जैसे कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन इज दीज क्वेश्चंस आर लिटिल बिट फैक्चुअल, मोर करंट अफेयर्स ओरिएंटेड, या फिर बजट में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट ये सीएपीएफ एग्जाम लेती है। एंड अगेन जो बेसिक्स पूछा जाता है या फिर या कोई कंसेप्ट अगर पूछी गई होगी तो दैट कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द प्योर एनसीईआरटीज। दे डोंट गो इनटू द डेप्थ ऑफ कंसेप्चुअल क्लियरिटी जैसे कि हमें सीएससी में पूछा जाता है। दिस इज द डिफरेंशिएशन इज देयर, बट स्टिल व्हाई वी आर लुकिंग इनटू दीज आंसर्स देन द पॉइंट हियर इज दैट एनी अपकमिंग एग्जाम यू वांट टू प्रिपेयर, तो इसके भी लिए अगर आपको इकोनॉमी सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर करना हो तो डेफिनेटली यू शुड हैव अ ग्रिप ओवर दिस क्वेश्चन, बिकॉज दिस क्वेश्चन विल गिव यू द इनसाइट्स इनटू द एग्जामिनर माइंडसेट। कि जब एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे एक स्कीम के बारे में पूछा है, तो व्हाई दैट स्कीम ओनली यूपीएससी हैज आस्क्ड यू, ओके, तो वैसी एनालॉजी फॉर्म करके हम लोग दूसरे सेक्शंस में कौन सी स्कीम्स प्रिपेयर कर सकते हैं। रैंडम घूमने से अच्छा कोई एक फोकस्ड अगर रोड मैप हो so that will be better for our preparation. It will have a good strategy and it will take our less efforts to make a mastery over economy section. Okay, so without wasting much time, let's go into the details of the economic question of CAPF exam. Okay, directly question से ही start करते हैं। तो what is first question? See, जैसे कि मैंने कहा आपको स्पेसिफिकली स्कीम्स के बारे में थोड़ा फोकस होता है। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में पूछा है। इट वाज अप्रूव्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट, okay, in the year 2023. See, the scheme is quite old. Question is of 2025, but they have asked you about 2023. Obviously the scheme is has that much importance और इसी वजह से इन्होंने इतने बाद 2 साल बाद भी इसे पूछा है। तो सी द एग्जामिनर माइंडसेट यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। ओके, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तो इट माइट बी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मिशन। ओके, इसीलिए इसका रिलेवेंस 2 साल होने के बाद भी कंटिन्यू हो रहा है। ओके, दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। देन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज has launched the green hydrogen certification scheme of India. अगर logically भी देखा जाए तो there is only one confusion. I don't think in this statement you have any confusion with, because this is a generalistic statement. मैं आपको कुछ MCQ tricks भी इसके बारे में बताऊंगा। Okay, this is a generalistic statement, तो it might go into the positive way. मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं सारे इकोनॉमी के, उनको पता है what this means. It is going towards positive end, so this statement might be right. Okay, and in first statement we have only one confusion, that is with respect to this. If you know this, then the answer would be C here, that is both 1 and 2, and definitely answer is C only, that is both 1 and 2. तो 23 में अप्रूव किया था to make India a global hub for the production, utilization and export of green hydrogen. ग्रीन हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन, इसके बारे में ऑलरेडी यूपीएससी आपसे पूछ चुका है। ओके, तो यू मस्ट नो दिस थिंग कि यूपीएससी के पीवाईक्यूज से भी ये रिफ्लेक्शन हुआ था इस क्वेश्चन का, और यहाँ पे क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक है आपका। ओके, राइट, वी वोंट बी गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ स्कीम्स की क्या है, दैट यू कैन रीड फ्रॉम एनीवेयर ना, राइट। यहाँ पे हमें टिप्स और ट्रिक्स पढ़ना ज्यादा जरूरी है, दैट विल बी लुकिंग इनटू। फिर भी मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के तौर पे इस के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है। दिस इंफॉर्मेशन इज मोर देन इनफ, मोर देन सफिशिएंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे जितना दिया है, ऑब्वियसली दिस पीपीटी यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द कमेंट सेक्शंस। ओके, पिन कमेंट में ये पीपीटी होगी ऑलरेडी, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। ओके, सो अबाउट द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, आउटकम्स क्या है, क्या क्या करना है, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, तो दिस इज द स्कीम इन 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी सी दिस क्वेश्चन यू हैव टू लीव दिस क्वेश्चन, है ना, इन अ वे, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो हम लोग अटेम्प्ट नहीं कर सकते एंड दैट इज नॉट आवर पर्पस। ओके, क्योंकि सारे क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ये तो किसी को नहीं पता होगा यार, यानी इट इज क्वाइट बियॉन्ड इमेजिनेशन कि इंडिया पोलैंड के बीच में कोई तो भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है सर, और वो 5 ईयर एक्शन प्लान कब हुआ है, तो दैट इज करंट 5 ईयर एक्शन प्लान इज, और ईयर्स भी ऐसे दिए हैं कि वी कैन नॉट डू द गेस वर्क हियर,
okay, so it is better advisable that you should leave this question at that particular point, okay. ये भी मैं बताऊंगा आपको डिस्कशन करते वक्त. It is not like that कि अरे ये सॉल्व करो. आंसर्स पता होने के बाद तो ट्रिक्स हर कोई बताता है सर, लेकिन एक्चुअल एग्जाम हॉल में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जब आप एग्जाम दे रहे हो उस वक्त, मैं आपको वो बताऊंगा कि I will assume myself that I am sitting beside you and I am also giving this exam at the same time with you. Okay, तो उस वक्त मेरा mindset क्या होगा? तो definitely I'll leave this question. I won't be taking the risk because options are quite clumsy. बहुत connected options है, तो इसीलिए elimination कोई काम नहीं कर रहा है यहाँ पे. Okay, तो answer is C obviously. Okay, एक्शन प्लान 24 से 28 ये डिस्कशन है इंडिया पोलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में, और इसमें ये सारा डिस्कशन दिया है. ओके, सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन रीड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस पार्टनरशिप, बट आई वोंट बी रिकमेंडिंग दिस बिकॉज दिस वोंट हैव द रिफ्लेक्शन इन अपकमिंग एग्जाम्स एज सच. ओके, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही ना यार. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रामीण भारत महोत्सव 2025. What is correct about it? Okay, so now this is you. We all know since past time that UPSC is interested in what, in grassroots level developments. Okay, grassroots level की कोई स्कीम होगी, grassroots level का कोई स्ट्रेटजी होगा या फिर कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होगी, UPSC is interested in that. तो इसीलिए ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 रिसेंटली कंक्लूड हुआ था. बट कैन वी से कि फ्रॉम लॉजिक, इवन दो वी डोंट नो दिस, बट कैन फ्रॉम द लॉजिक कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? अगेन, it aims to promoting economic stability, financial security among rural population. Again, this is going to the positive end, we can say, right? It focuses on financial inclusion, supporting sustainable agriculture practices. कोई negative इसमें भी नहीं दिख रहा है सर, positive है. Okay, तो positive है तो we can take a risk in this question and obviously we can go for both. Okay, 1 and 2. तो let's see कि answer both ही है क्या सर? we'll see that. तो ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर इज सी. यहाँ पे मैंने डिटेलिंग दी है. ग्रामीण भारत महोत्सव, द थीम वाज बिल्डिंग अ रेजिलिएंट रूरल इंडिया फॉर विकसित भारत 2024. गांव बढ़े तो देश बढ़े वगैरह वगैरह, ये मोटो है इसके. ओके, सो फ्रॉम लॉजिक दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन सॉल्व्ड इवन इफ यू डोंट नो दिस महोत्सव. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, which among the following state is not a part of Purvodaya Development Initiative of government? Now, sir, I don't know about this initiative. I don't know about this particular initiative. तो पूर्वोदय से तो कुछ ना कुछ लॉजिक लगाओगे ना. पूर्वोदय का मतलब क्या है कि कौन सी स्टेट पूछी है. बट व्हेन यू गो एंड सी द स्टेट, इसका मतलब है सर ये तो सारी स्टेट्स कहाँ है, ईस्टर्न ही है ना. यानी बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया. तो विच वन कुड बी? तो ये लॉजिक तो नहीं लगता है. फिर पूर्वोदय डेवलपमेंट इनिशिएटिव के बारे में पता होना जरूरी था, इसका ये कंक्लूजन हो सकता था. ओके, फिर भी अगर एक गेस करना हो तो आई कुड हैव एलिमिनेटेड वेस्ट बंगाल. ओके, क्योंकि पूर्वोदय पूर्वांचल जो कहा जाता है, तो पूर्वोदय पूर्वांचल, और पूर्वांचल में कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, तो छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ये हो सकता था. ओके, और लेकिन इसके बाद कोई एलिमिनेशन नहीं है. ओके, आपको पता होना चाहिए. द आंसर इज एक्चुअली बी. ओके, अबाउट दिस स्कीम. So it is initiative by, again, Ministry of Steel. Therefore, I have highlighted this. Purvodaya is an initiative by Ministry of Steel. Okay, to transform the region into growth engine for a nation through industrial development करनी है, road connectivity करनी है, पटना पुनिया एक्सप्रेसवे करना है, यानी बेसिकली इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का डिस्कशन है. Okay, it is not about sustainable development, climate change or poverty reduction as such. It is about the infrastructure and industrial development. Okay, and the main states constitutes are these maybe. Okay, so go through this. There is no, we can say, elimination technique for this. focus area क्या है ये भी मैंने यहाँ पे आपको दिया है. infrastructure मैंने कहा, human resource development and economic opportunities, this is the main focus area. See, you can use this. ये सिर्फ आप कहोगे कि सर ये MCQ में यूज होगा क्या? No, you can use these things in as your fodder material in your mains answer writing also. Okay, क्योंकि again ईस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, यूपीएससी इज इंटरेस्टेड इन दैट. इन योर GS3 पेपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप ये यूज कर सकते हो एज योर फॉर्डर मटेरियल व्हेन द क्वेश्चन कम्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ. पर जब आपका क्वेश्चन आएगा तो इसे यूज कीजिए फॉर्डर मटेरियल की तरह. ओके, नथिंग गोज वेस्ट इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन माय फ्रेंड्स. ओके, which of the following statement regarding national manufacturing mission is correct? Okay, from the name let's guess something. National manufacturing, it covers small, medium and large industries. It might possible, manufacturing है तो तीनों industries cover होंगी. It will
सपोर्ट क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, तो अभी रिसेंट तो ऑब्वियसली क्लीन टेक्नोलॉजी ही प्रमोट होनी चाहिए। इट विल फैसिलिटेट प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर। हाँ, तो जो मैन्युफैक्चरिंग है तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर जो है तो उसमें हमें प्रमोट करना है एम्प्लॉयमेंट। तो ये भी अगेन दिस इज आल्सो गोइंग टू द पॉजिटिव एंड। सो आई वोंट सी एनी नेगेटिव और फिर एक्सट्रीम स्टेटमेंट एज सच इनटू दिस क्वेश्चन। Therefore, I think the answer is D. I think. Okay. See, this I am giving you the SOP to solve the MCQ. Understand this thing. Okay. I'm not only telling you the answers here because answer as of now you have already got the answers कि क्या क्या answers हो सकते हैं. लेकिन here I am telling you कि how we can reach to the answer. So according to me, all three statements are correct. There is no extreme end statement. So I think the answer is all of the above. And yes, the answer is all of the above. Okay, so even though you don't know about the scheme, by thinking process you can apply the logic. तो अभी तक जितने क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए, इसमें से दो क्वेश्चंस में हम लोगों ने लॉजिक लगाया, दो क्वेश्चंस में लॉजिक परफेक्टली हमारा फिट हुआ है, एक क्वेश्चन में लॉजिक नहीं लग सका है, एंड वन क्वेश्चन वो पोलैंड वाला वी हैव लेफ्ट दैट क्वेश्चन. ओके राइट, ये भी कैलकुलेशन आप कीजिए कि टोटल क्वेश्चंस में से क्या क्या कैलकुलेशन है, राइट. So this is about national manufacturing mission. In this year's budget only this has been organized. तो यहाँ पे दिया है आपका कि ये भी एक स्कीम थी टू मेक इंडिया एज अ ग्लोबल टॉय हब. तो ये भी याद रखिए आप, इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ना कुछ आ सकता है ग्लोबल टॉय हब पे. ओके, तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन. Then Ghatampur thermal power project is located. Again, this is completely factual. इस नाम से भी कोई हमें यानी हिंट नहीं मिलती है बिकॉज बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात तो एवरी इज बहुत क्लोज फैसिलिटी है. इसीलिए इस क्वेश्चन में भी हमें कोई लॉजिक एज सच अप्लाई नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल यू नो दिस फैक्ट. ओके, बिकॉज दिस इज अ कंप्लीट फैक्चुअल क्वेश्चन. अगर पता होता तो लिख सकते हैं, अगर नहीं पता होता तो इट इज advisable to skip this question. Okay, see, I am not only telling you from the CAPF examination perspective, I am telling you from the only MCQ perspective. अगर यही एग्जाम कितने भी मार्किंग स्कीम हो, कितना भी कुछ हो, ये कोई सी भी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो हाउ यू कैन डील दिस क्वेश्चन, दैट आई एम टेलिंग यू हियर. ओके, सो आंसर इज बी हियर, दैट इज उत्तर प्रदेश में है ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट. ओके, अगेन यू डोंट नीड टू गो इनटू, बहुत सारे लोग आपको ये भी बताएंगे कि व्हाई दिस क्वेश्चन इज देयर, इसी थर्मल पावर प्लांट के बारे में क्यों पूछा था. I also could have been given you this explanation कि why this thermal power project was in news, but you tell me my friends in the comment section में, आप मुझे ये बताइए definitely कि आप इतने यानी इतना करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ते हैं, तो do you really think कि इन दोज 2 आवर्स 1 आवर्स 3 आवर्स जितने भी घंटे आप एग्जाम दे रहे हो, उन 2-3 घंटों में आपको ये रिमेंबर होगा या नहीं होगा. अगर नहीं होगा तो देन व्हाई यू हैव टू वेस्ट द टाइम. थिंक प्रैक्टिकली, act practically, pass the exam. This is simplistic formula. I always tell my student कि don't get attached emotionally to the system कि इतना प्रिपरेशन किया है तो इतना सब कुछ करना ही होगा. इट इज नॉट लाइक दैट. ओके राइट, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि why this project is there and what this project is all about. You can go through it. Okay, right. And then next question is, sir, which among the following regarding nature of goods and income elasticity. Now this is purely NCERT based question. Nature of goods और income elasticity के बारे में पूछा है, which is correctly matched. तो यहाँ पे दिया है आपको, first of all I hope you understand income elasticity. income elasticity का मतलब क्या होता है कि इनकम हमारी जितनी चेंज हो रही है, ओके, तो उसका इम्पैक्ट डिमांड पे कितना हो रहा है supposedly, and definitely that will depend on the goods. Okay, if the good is a necessary or essential goods तो इनकम इलास्टिसिटी पे इसका इम्पैक्ट होगा, तो डेफिनेटली होगा, थोड़ा बहुत होगा, राइट, बहुत ज्यादा नहीं होगा. लेकिन अगर वो लग्जरी गुड है और इंफीरियर गुड है तो इनकम इलास्टिसिटी पे क्या इम्पैक्ट होगा, वही इन्होंने पूछा है. necessity, if the goods is necessity then income elasticity will vary between 0 to 1. obviously it will vary. जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है तो आई विल गो फॉर अ नेसेसिटी, तो पता ही है, लेकिन नेसेसिटी में क्वांटिटी ज्यादा परचेस कर सकता हूँ. अगर मेरी इनकम घट रही है तो आई विल सर्च फॉर द अल्टरनेटिव्स.
okay, तो the demand will vary, okay, income elasticity will vary from 0 to 1, okay, right. लेकिन if the nature of good is luxury, तो luxury का income से कोई relation है? The relation is definitely not there. तो यानी इसका 0 to 1 में कोई relation ही नहीं है, that will be beyond 1, okay, so therefore it is more than 1, understood. लेकिन यहाँ पे inferior goods है inferior good is more than 0 नहीं होगा if the good is inferior. inferior का मतलब क्या होता है? see, examples लेके डिस्कस करना है, okay. essential but inferior, इसका मतलब क्या होता है? essential but inferior. let's take an example of onion or vegetable, okay. अगर inferior goods है या फिर आप कोई wheat वगैरह, ये ज्वारी बाजरी ये ले सकते हो, okay. तो ऑब्वियसली इनकम चेंज होने से उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज देयरफॉर इट इज लेस देन जीरो, इट शुड बी हियर लेस देन जीरो, ओके, अंडरस्टूड. So therefore this is wrong and answer is 1 and 2 here, okay, right. This is purely conceptual question. 2 से 3 क्वेश्चन आपको कंसेप्चुअल होंगे, डेफिनेटली होंगे, ओके. सो आंसर इज दिस वन. यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया है. सी, नेसेसिटी इज फूड बेसिक क्लोथ, that is your necessity. luxury cars, expensive gadgets, that is your luxury. and inferior inferior का मतलब coarse grain, जैसे कि मैंने आपको कहा, okay. and cheap substitutes. demand decreases as income rises, कि मेरी इनकम अगर बढ़ रही है तो ऑब्वियसली inferior goods को मैं नहीं दूंगा ना प्रेफरेंस, yes or no, right. I'll go for a superior goods, okay. मैं चने खा रहा हूँ, लेकिन जब मैं ज्यादा इनकम कमाऊंगा तो फिर मैं काजू खाऊंगा, yes or no, right. कैश्यू खाऊंगा, so that is the inferior goods, understood. okay, so that should be less than 0, इसलिए that was a wrong thing. then this is very good question. Following statement about relationship between price elasticity of demand and type of firms. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो 4 टाइप की प्राइस इलास्टिसिटी होती है डिमांड की. एनसीईआरटी में ये कॉन्सेप्ट्स हैं, यहाँ पे आपको 2 पूछी गई है. जैसे कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. अभी व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्टली इलास्टिक डिमांड? व्हेन यू हैव सी, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब है कि व्हेन यू हैव the elasticity is perfect in a competitive market. इसका मतलब है कि अगर we'll discuss with the example only, तो वो सिंपल हो जाएगा कि अगर if you are, I mean, हाँ, आप अभी एक सब्जी मंडी में घूम रहे हो, okay, and you have tomatoes everywhere and your requirement is you have to purchase tomatoes, okay. तो आप एक सेलर के पास जाते हो, वो सेलर कहता है कि सर 20 रुपए किलो है टोमेटो, ओके. तो आप कहोगे कि नहीं भैया थोड़ा कम कीजिए, वो कहता है नहीं सर कम नहीं कर सकता. what you'll do what you'll do you'll just move away, है ना. आप दूसरे सेलर के पास चले जाओगे. दूसरे सेलर के पास जाने के बाद वो कहेगा कि सर 15 रुपए किलो है, you immediately buy that, yes or no, right. तो इसका मतलब क्या है? प्राइस इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिसिटी. यानी ऐसे कुछ गुड्स हैं या फिर ऐसे कुछ फर्म्स हैं या फिर ऐसे कुछ मार्केट्स हैं जहां पे इलास्टिसिटी परफेक्ट होती है डिमांड की. परफेक्ट इलास्टिसिटी का मतलब है आइदर यू बाय और यू डोंट बाय. यानी डिमांड तो आप करते हो, डिमांड आप करोगे या फिर नहीं करोगे. यानी इसका मतलब है कि वेरिएशन इतना होता है, आइदर इट इज 1 और इट इज 0, इट इज नॉट इन बिटवीन, यस और नो. दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. एग्जांपल लेके समझ लो, जो मैंने एग्जांपल अभी कहा. तो इज इट एसोसिएटेड विद कॉम्पिटिटिव फर्म्स? तो डेफिनेटली. तो कॉम्पिटिटिव फर्म्स, अभी यही एग्जांपल कॉम्पिटिटिव फर्म्स की, एक टमाटर बेचने वाला ठेले वाला है, दूसरा ठेले वाला है, तीसरा है, चौथा है, ये चारों कौन है? दीज ऑल आर competitors of each other, right. so that is, this statement is correct कि competitive firms में अगर प्राइस थोड़ा बहुत भी फ्लक्चुएट हुआ तो डिमांड पे अगर डायरेक्टली इंपैक्ट होगा, अगर बाय होगा या फिर नहीं होगा. there is no midway as such. so this is correct, okay. I hope you understand. if you have any doubt please ask me in the comment section, and if you like तो थोड़ा बहुत अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो थोड़ा बहुत लाइक कर दो यार, शेयर कर दो आपका वीडियो. it will get what do you mean benefited for me. और हमारी इकोनॉमी की बैचेस अभी तुरंत शुरू होने वाली है. so if you are interested in joining the economy batch, please get connected with me okay, or with us. we will be giving you will get the detailed information about the upcoming economy batches, okay. ठीक है. then perfectly inelastic demand, इसका मतलब क्या है? it is associated with monopolistic competitive firm. now first of all दो चीजें हैं, perfectly inelastic और मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फर्म. परफेक्टली इनएलास्टिक का मतलब क्या होता है? इन इलास्टिक का मतलब होता है whatever price may be there is no impact over the demand, okay, right. इसका मतलब होता है
एग्जाम्पल लेके यहाँ पे आपके इसेंशियल ड्रग्स हैं, आपने नाम सुना होगा रेमडेसिविर। कोविड के दौरान जब रेमडेसिविर नाम की दवा थी, ओके, सो दैट वाज कभी वो 2000 में मिलती थी, कभी 5000 में मिलती थी, कभी 50,000 में मिलती थी, बिकॉज डिमांड वाज ह्यूज एंड सप्लाई इज वेरी स्कार्स। यस और नो, राइट? तो जो कोई भी लाइफ सेविंग ड्रग है तो उसकी प्राइस कितनी है उस पर डिमांड नहीं वेरी करती है, ओके। तो दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, कितनी भी प्राइस हो डिमांड विल बी देयर। लाइफ सेविंग गुड तो इज एसोसिएटेड विद मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव, नहीं होगा मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव, क्योंकि नाउ व्हाट इज दिस मार्केट? दिस मार्केट इज सिंपल एग्जांपल इज योर रेस्टोरेंट्स, ओके। आप खाना खाने जाते हो अलग अलग होटल्स में, तो आप एक होटल में जाते हो तो वहां पे खाना आप कहते हो बहुत महंगा है, दूसरे में जाते हो तो सस्ता है, तो यू प्रेफर गोइंग इनटू सेकंड वन, ओके। तो ऑब्वियसली वहां पे प्राइस परफेक्टली इनरिस्टिक थोड़ी है। दैट इज नॉट, रेस्टोरेंट इज नथिंग, इज नॉट अ लाइफ सेविंग ड्रग, नो। तो उसका इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो वी कैन शिफ्ट टू अनदर रेस्टोरेंट, अंडरस्टूड, राइट? यानी द this firm is the firm which provides you the same sorts of goods and services just by twisting some of them, है ना? एक रेस्टोरेंट में एक बिरयानी मिल रही है, ओके, दूसरे रेस्टोरेंट में भी बिरयानी ही मिल रही है, बस बिरयानी के साथ कुछ अलग दो चीजें मिल रही हैं, ओके, और इसीलिए प्राइस चेंज है। तो इसमें आप ऑब्वियसली इनएलास्टिक थोड़ी ना होगा, ओके, इट इज नॉट इसेंशियल थिंग ना। therefore this statement is wrong and answer is A, ओके। अभी के लिए इतना ही समझ सकते हैं, जो इकोनॉमी के रेगुलर सेशंस होते हैं उसमें हम लोग ये डिटेल विद डायग्राम्स, विद फ्लो चार्ट्स, विद बार ग्राफ, इससे सब कुछ ये समझ लेते हैं, ओके, इकोनॉमी के सेशंस में। आंसर इज ए हियर, ठीक है। देन यू हैव, हाँ, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी क्या होती है? इट डिस्क्राइब द बेसिस ऑफ टू नेशंस in engaging in trade, which among the following statement is not correct पूछा है आपको, बहुत सारे बच्चे इसी में confused हैं, okay। डेविड रिकार्डो was author, yes it is correct sir। explained in this book, yes it is correct sir, this is also correct। according to this theory, the nation which does not have absolute advantage in any goods cannot benefit from trades। see, एब्सोल्यूट एडवांटेज इन एनी गुड्स के बारे में बात किया गया है। तो जिस कंट्री को, अभी इतना तो थोड़ा बहुत समझ में आता है, फॉरगेट अबाउट रिकार्डो या वो थ्योरी क्या है। द थ्योरी इज टॉकिंग अबाउट द ट्रेड बिटवीन नेशंस, इतना तो कुछ लॉजिकली डिडक्ट कर सकते हो ना, यस और नो, ठीक है। तो थ्योरी इज ऑल अबाउट व्हाट, ट्रेड विद द नेशन, ओके। तो अभी लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यूएसए का ट्रेड है, यूएसए एंड चाइना, रिसेंट एग्जांपल, ओके, पॉपुलर एग्जांपल, दे बोथ आर ट्रेडिंग अमंग देमसेल्व्स। तो यूएसए और चाइना में ट्रेड हो रहा है, तो अभी क्या है डिस्कशन? तो नेशन विच डज नॉट हैव एब्सोल्यूट एडवांटेज इन एनी गुड्स कैनॉट बेनिफिट फ्रॉम द ट्रेड, ऐसा नहीं है। तो अभी ऐसे गुड्स में एडवांटेज नहीं है, लेकिन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर। व्हाई आई एम सेइंग? बिकॉज चाइना, सी, चाइना हैज अ चीप लेबर, yes or no, and USA has what, technological advantages, yes or no, right? तो चीप लेबर और टेक्नोलॉजी, तो दोनों के लिए, दोनों के पास कुछ ना कुछ एडवांटेजेस है, और दोनों वो एडवांटेज यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? व्हेन व्हाट, दे विल एक्सचेंज समथिंग। तो जो चीप प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, वो एक्सचेंज करके चाइना यूएस को देगी, और यूएस टेक्नोलॉजिकली एडवांस उससे कुछ कुछ भी गुड्स एक्सवाईजी टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर करेगी और वो चाइना को सप्लाई करेगी। तो बोथ हैव द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विथ ईच अदर। द ओनली पॉइंट इज इट इज नॉट ओनली अबाउट द गुड्स, ओके। तो इसीलिए दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग हियर, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, yes or no, right? And then the two nation engage in the trade can gain from the specializing in commodity in which they have comparative advantages। obviously ये तो कॉमन सेंस है कि कंट्री को एडवांटेज होगा अगर वो कमोडिटीज में स्पेशलाइजेशन करेंगी, तो उसे ट्रेड में एडवांटेज होने ही वाला है। सो ऑब्वियसली द स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग हियर, है ना, सी इज द आंसर। देन यहाँ पे आपको ये, दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन, ओके। जब तक मैंने, अभी तक मैंने दो ही क्वेश्चन के बारे में कहा है कि दैट यू कैन लीव दोस क्वेश्चन, है ना, वो थर्मल पावर प्लांट के बारे में और वो पोलैंड के बारे में। this question was very easy। why I'm saying very easy? because I don't think there is a candidate who don't know about Amartya Sen or who don't know about what say John Maynard Keynes। अगर मुझसे पढ़ा है तो आपको केन्स पता ही होंगे, राइट? उनकी थियरीज भी पता होंगी और उनसे
ये भी पता होगा, बुक्स भी पता होंगी। तो केन्स के बारे में अगर पता होता तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट, तो ए का 2 है, ए का 2 वी हैव इन 2 ऑप्शंस, ओके। एंड इसमें बाकी पता नहीं है, लेकिन अमर्त्य सेन तो पता है। अमर्त्य सेन डेवलपमेंटल इकोनॉमिस्ट है, फिर डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं, बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट है, ओके। तो यहाँ पे जो अगर ऑप्शन देखें हम लोग, तो सोशल वेलफेयर, ये कुछ ना कुछ डिस्कशन दिख रहा है। तो ऑब्वियसली वी कैन लॉजिकली डिड्यूस कि ओके ये कनेक्ट हो सकता था, ओके। एंड देन सी इज 3 आई एम हैविंग इन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, ओके, क्योंकि यहाँ पे तो सी इज 4 है, तो ऑब्वियसली आंसर वुड बी बी हियर, ओके। ये इसी तरह से ये सॉल्व हो सकता था क्वेश्चन, ओके। आई होप यू गॉट द क्वेश्चन राइट, यस और नो। okay, यहाँ पे मैंने explanation दे दिया है, you can go through this explanation. Then collaboration for intelligent age was a theme for a meeting conveyed in 2025 under the aegis of. तो अभी ये कौन सी मीटिंग की ये थीम थी? अभी अगेन दिस इज कंप्लीटली फैक्चुअल क्वेश्चन. Can you apply some logic here, or should we have to leave this question? Obviously some logic can be applicable. अभी आप कहोगे कि सर this logic is very abrupt, I don't care unless and until I get the correct answer. I don't care what logic you apply or I apply. Yes or no? बस लॉजिक जमना चाहिए, लॉजिक आना चाहिए, तभी ये मैजिक क्रिएट होगा, ओके। तो इसीलिए द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, G7, G20, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये चार ऑप्शंस मैंने देखे, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज नियर अबाउट स्ट्रगलिंग फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, इट इज नियर अबाउट डेड ऑर्गेनाइजेशन, ये तो हमें पता है, तो ये तो नहीं होगा सर। और कोलैबोरेशन फॉर इंटेलिजेंट एज, इतना डिस्कशन नहीं। G20, G7, G20 इज फाइटिंग फॉर अगेन रशिया चाइना, रशिया और यूएसए फाइटिंग हो रहा है। G7 का रिलेवेंस इतना नहीं है, ओके। बट अभी हाल फिलहाल में ये डिस्कशन हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या फिर जो कोई भी डिस्कशन में बहुत ज्यादा होता है हमेशा, एंड दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो अकॉर्डिंग टू मी, आई दैट इज माय गेस वर्क बेसिकली, कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम माइट बी द आंसर, एंड लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, दिस इज द आंसर ओनली। अभी जैसे कि मैंने पहले कहा, आप मुझे ब्लेम करोगे कि सर ऐसे कोई थोड़ी ना लॉजिक होता है, अगेन दैट इज अप टू यू, यू हैव टू, कंपल्शन नहीं है, यू टेक इट और यू डोंट टेक इट, डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी, राइट। आंसर इज ए, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, ओके। ये रट्टा तो नहीं करेंगे ना यार सारा डिस्कशन, ओके। ओके, देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नंदिनी सहकार स्कीम। व्हाट इज दिस नंदिनी सहकार? तो कुछ ना कुछ इट इज विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, ओके। तो ये भी लॉजिकल डिडक्शन से हो सकता था। एम्ड एट असिस्टिंग वुमेन कोऑपरेटिव्स टू टेक अप बिजनेस मॉडल बेस्ड ऑन द एक्टिविटी अंडर द परव्यू ऑफ एनसीडीसी। हाँ, तो दिस इज गोइंग टू द पॉजिटिव एंड, कोई ऐसे निगेटिव नहीं दिख रहा है इसमें। देन there is no minimum or maximum limit on financial assistance. यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, एक्सट्रीम है थोड़ा सा डिस्कशन ऑन फाइनेंशियल असिस्टेंट, यानी गवर्नमेंट या एनसीडीसी अगर कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट कर रहा है तो उस पर लिमिट नहीं होगा। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन का मैटर था, अगर आपको ये स्कीम नहीं पता होती। तो बहुत सारे लोगों ने ए लिखा है, कुछ लोगों ने सी लिखा है, तो देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन टू आंसर्स, एंड इफ द आंसर, इफ यू हैव रिटन आंसर सी, then that might have correct answer, okay, right। तो ये यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, 50-50 में डेफिनेटली कंफ्यूजन होगा। जहां जो कंफ्यूजन होने वाला है, आई विल जेन्युइनली टेल यू, ओके। मैं ऐसे नहीं कि सर यही आंसर है, क्यों आंसर है पता नहीं, लेकिन यही आंसर है, ऐसे नहीं होगा, ओके। जेन्युइनली यहाँ पे कंफ्यूजन होना लाजमी है, ये हो सकता है कंफ्यूजन, ओके। तो आंसर इज सी हियर, अगेन फैक्चुअल है, नो मिनिमम और लिमिट। यहाँ पे मैंने स्कीम के बारे में आपको दिया है डिटेल, देयर इज नो मिनिमम लिमिट, ओके। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ओके। अकॉर्डिंग टू मी यू हैव टू लर्न दिस पर्टिकुलर स्कीम बिकॉज इट इज देयर इन योर यूपीएससी एग्जाम नाउ, एंड अपकमिंग एग्जाम्स के लिए अगर आप एमपीएससी भी दे रहे हो, स्टिल यू हैव टू लुक फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम, क्योंकि करंट अफेयर्स में ये पूछा जा सकता है। तो गो फॉर दिस एंटायर डेटा, दिस इज बीइंग टेकन फ्रॉम योर बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ओके। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से ये सब कुछ लिया है। देन which of the following items of expenditure received the highest allocation in union budget? तो इस पे थोड़ा डिस्प्यूट है। सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का किस चीज पे होता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर एवरी ईयर, यू डोंट नीड टू गो फॉर फैक्ट्स एंड फिगर्स, बट एवरी ईयर गवर्नमेंट डू द एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, ओके। दैट इज द व्हाट डेट ट्रैप वी हैव, है ना। हमारी जो डेट सीलिंग है, तो वो कितना है? ऑलमोस्ट 82% तक हम लोग टैक्स डेट टू जीडीपी रेशो 82% क्रॉस कर चुके हैं, राइट, इन आर इंडिया। टोटल डेट, पब्लिक डेट प्लस प्राइवेट डेट,
तो उस पे जो इंटरेस्ट पे करना होगा तो दैट विल बी योर मैक्सिमम यस और नो एक्सपेंडिचर। ये डायग्राम भी हमें बताती है जो हर साल इकोनॉमिक सर्वे में या फिर बजट के वक्त आती है, रूपी कम्स फ्रॉम एंड रूपी गोज आउट। तो इसमें आप देखोगे 20% इज योर इंटरेस्ट पेमेंट ओनली, ओके राइट। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। बट अभी बहुत सारे लोग इसमें एक आंसर देते हैं, डिफेंस इज द करेक्ट आंसर सर, ओके। व्हाई दे से डिफेंस इज द करेक्ट आंसर? सी लेकिन सी द करेक्ट आंसर इज अकॉर्डिंग टू मी आंसर सी शुड बी राइट, ओके। बट अभी पता नहीं यूपीएससी क्या आंसर देती है, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट आप अगर कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, ओके, इफ दिस इंटरेस्ट पेमेंट गोज इनटू अदर कैटेगरी, अदर पेमेंट कैटेगरी, तो फिर यानी इसको अगर आप निकाल दोगे तो यू रिमेन विद दीस थ्री एंड देन योर डिफेंस विल बी देयर, ओके। लेकिन अगर ये चार है तो क्लियरली यहाँ पे शो कर रहा है एंड दिस इज नॉट दी दिस इज बाय द गवर्नमेंट। तो अगर वो नहीं होता तो यू हैव टू राइट द डिफेंस, ओके राइट। लेकिन इसमें फिर कंफ्यूजन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम भी है, क्योंकि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम भी इज सॉरी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम इज आल्सो ऑलमोस्ट 8%, ठीक है राइट। तो इन दिस पर्टिकुलर केस वी विल सी इंटरेस्ट पेमेंट इज आर राइट आंसर, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम इज 16%, ओके राइट। और अगर इससे भी ज्यादा हो तो एक्सपेंडिचर स्टेट का टैक्स शेयर, टैक्सेस और ड्यूटीज में, ओके। लेकिन वो ऑप्शन हमें नहीं दिया है, ओके। सो रूपी गोज टू, तो वैसे रूपी कम्स इन भी आपको करना जरूरी है कि कहाँ कहाँ से रूपी आ रहा है, ओके। तो इंटरेस्ट पेमेंट इज द आंसर हियर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट तो और नॉट करेक्ट पूछा है, सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट के बारे में आपसे पूछा है यहाँ पे। Share of the global service export has more than doubled, okay, reaching around 4.3% in 23 from 1.9 in 2005। हाँ, तो अगर लॉजिकली थोड़ा सोचा जाए तो सर 2005 से लेकर 2023 तक डबल तो हो ही सकता है ना सर्विस सेक्टर का शेयर, क्योंकि टाइम स्पैन भी बहुत ज्यादा है। देन द सेकंड थिंग इज इंडिया बीइंग अ सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी, तो इसी वजह से ये ज्यादा हो सकता है। सो अगेन दिस इज गोइंग टू द पॉजिटिव एंड आई वुड से, ओके। Second, travel and transport services represent area where India holds a relatively larger share in global export. Okay, यहाँ तक तो ठीक है। 10.2% and 8.5% respectively in 2023। तो ट्रैवल का शेयर 10.2% है ग्लोबल एक्सपोर्ट में, और ट्रांसपोर्ट का शेयर है 8.5% ग्लोबल एक्सपोर्ट में, ओके, रिस्पेक्टिवली इन 2023। तो यहाँ पे थोड़ा स्केप्टिसिज्म होता है। व्हाई? द आंसर इज हियर कि द पीरियड दे हैव आस्क्ड इज 2023, दैट वाज अ पीरियड कि जब जस्ट हमारी कोविड से रिकवरी शुरू हुई थी, ओके। एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म का इतना बड़ा शेयर इज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड इन टूरिज्म, ओके, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट का, ओके। तो ये थोड़ा ज्यादा होता है 10% और 8.5%, ओके। तो ऐसे मुझे लगता है, तो इसीलिए कितना है दैट आई डोंट नो, मैंने दिया है अगली स्लाइड में, बट दैट आई डोंट नो। मैंने क्या कहा आपसे कि व्हाट आई एम थिंकिंग इफ आई एम गिविंग दिस पेपर इन एक्चुअल एग्जाम हॉल, ओके। तो इसीलिए थोड़ी एम्बिग्विटी मुझे इस स्टेटमेंट में है, बट फर्स्ट इज गोइंग टू द पॉजिटिव एंड हेंस आई मार्क आंसर। यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है, सॉरी, तो नॉट करेक्ट वुड बी व्हाट? B would be not correct here, okay। I hope you understand। so answer is what? C, not correct is 2 only, है ना, 2 only। यहाँ गलती से A लिख दिया है, this should be B, okay, 2 only। तो यहाँ पे दिया है आपको कि इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट रोज फ्रॉम 3 this to this, that is correct, प्लस ग्लोबल ट्रैवल सर्विस एक्सपोर्ट वाज 2.1% एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज 2.2%। कितना कम है? 10% इज टू मच माय फ्रेंड्स। ये लॉजिक आपको कब आएगा? जब when you have a in-depth understanding of economy, when you have a in-depth understanding of service sector, then only you will able to understand these things, okay। प्लीज सी दैट, ओके। अदरवाइज ये तो नहीं होगा। ये कैसे, मुझे सपना थोड़ी ना आएगा कि ट्रांसपोर्ट का शेयर 10% कैसे हो सकता है, ओके। नहीं, जब मैं सारा एक ओवरव्यू लेता हूँ, इकोनॉमिक सर्वे 2-3 बार पढ़ता हूँ, ओके। वी विल हैव आवर इकोनॉमिक सर्वे क्लासेस एज वेल इन द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। जब इकोनॉमिक सर्वे फरवरी में आपका आ जाएगा, देन वी विल हैव इकोनॉमिक सर्वे वाला डेडिकेटेड क्लासेस, ओके। तो फिर ये उससे अंदाज होना जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे अंदाज लगाने के बाद ही आने वाले हैं, ओके। तो प्लीज बी अवेयर विद द इकोनॉमी। यहाँ पे मैंने वैसे डिस्ट्रीब्यूशन आपका दे दिया है, सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस में कितना है, ओके। सॉफ्टवेयर सर्विसेज सबसे ज्यादा, दैट इज ऑलमोस्ट 50%,
okay, and India's export growth over the year, PIB का discussion है, so it is very much authentic. You can pause the video and you can go through it. Then which among the following schemes focuses on developing modern infrastructure, optimizing supply chain? हाँ, तो अभी जब supply chain का discussion है, infrastructure तो common है, but when there is a discussion about supply chains, since ages we only know one scheme, and that is किसान संपदा योजना, okay, which is for supply chain. जब जब आता है तो उसका मतलब है इट इज फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री विच इज अ सनराइज इंडस्ट्री, ओके। तो आप ये याद रखिए कि सप्लाई चेन का डिस्कशन है, फूड प्रोसेसिंग का डिस्कशन है, सो इट इज अबाउट योर किसान संपदा योजना, ओके, राइट। और वैसे ही हमारे पास एक फिशरीज के लिए मत्स्य संपदा योजना भी है, तो वो भी हम लोग याद रखेंगे, ओके। अगेन इट इज फॉर द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, ठीक है। यही दिया है आपको यहाँ पे, किसान संपदा योजना, एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, इट इज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, उसके साथ ये शुरू किया गया है, ओके। This is about the scheme. I have given you the details. You can go through it. Okay. Then, which among the following financial institution reports the monthly purchasing managers index for services in India? Again, this question is completely factual question, and it is completely advisable. Even after looking the option, you cannot guess the options. Therefore, it is completely advisable that you should skip this question. Okay. Don't go into the depth of it. Okay. इट इज कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि आप आरबीआई लिख दोगे तो वो तो गलत होने ही वाला है, ओके, राइट। कि सर यहाँ पे तो मुझे आरबीआई दिख रहा है, बाकी तो सारा प्राइवेट ही है, आईडीबीआई इज नॉट प्राइवेट माय फ्रेंड, ओके, राइट। आप ये एचडीएफसी एचएसबीसी से लगाओगे कुछ ना कुछ तो लेकिन वो नहीं है, गलत है। इसीलिए मैं कहूंगा कि प्लीज लीव दिस क्वेश्चन, आंसर इज एचएसबीसी हियर, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स। और कहीं अगर पढ़ा ही होगा यू कैन राइट दिस थिंग, कंप्लीटली फैक्चुअल है, एचएसबीसी। Which among the following is not identified as one of the engines of development and in this year's budget? तो ये interesting question है, even though there is one statement answer factual question, but still it is an interesting question. Why I am saying this? Because if you see कि engine of the development है ना, तो engine of the development सर textile हो सकता है क्या? हो सकता है। Why? Because textile is the most labor intensive industry, yes or no? तो इसीलिए टेक्सटाइल हो सकता है। एग्रीकल्चर हो सकता है क्या? तो एग्रीकल्चर तो हो ही सकता है। व्हाई? बिकॉज इन एग्रीकल्चर यू विल हैव व्हाट, यू विल हैव मोस्ट ऑफ द नॉन अनस्किल्ड एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड इनटू द एग्रीकल्चर सेक्टर। इन्वेस्टमेंट हो सकता है क्या? यस, दिस इज अ ग्रोथ इंजन। एक्सपोर्ट, अगेन दिस इज अ ग्रोथ इंजन, so therefore they can be there. तो सर what is the option then? तो we cannot eliminate here, इसीलिए मैंने कहा था कि this question I'll put into the category of tough to handle, okay, PTH, इवन दो दैट इज वन लाइनर क्वेश्चन, तो टफ टू हैंडल है। लेकिन अगर आपने बजट का डिस्कशन या फिर मैंने जो बजट की पीपीटी सर्कुलेट की थी वो पीपीटीज अगर आपने देखी होगी या फिर बजट का डिस्कशन आपने सुना होगा जो मैंने कंडक्ट किया था, तो ऑब्वियसली वुड हैव नोन। तो यहाँ पे इंजिन्स ऑफ द डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, दीज आर 4 इंजिन्स ऑफ द डेवलपमेंट वी हैव, ओके। और आपसे पूछा है विच इज नॉट देयर, तो ऑब्वियसली टेक्सटाइल इज नॉट देयर, ठीक है। तो देयरफॉर द आंसर इज ए, व्हिच इज क्वाइट बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि लेकिन ये अभी फैक्ट है, दिया है इसलिए हम लोग लिखते हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं होता तो टेक्सटाइल तो कोई भी एलिमिनेट नहीं कर सकता था, ओके, राइट, क्योंकि दैट इज अ डेवलपमेंट वाला डिस्कशन, ठीक है, राइट। ठीक है, सो इसीलिए ये पता होना जरूरी था, नहीं तो फिर ये गलत हो जाता था। बट स्टिल आई वुड से, मैंने ये नहीं कहा कि यू शुड नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, है ना। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाओ, रॉन्ग हो गया तो भी चलेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो राइट नहीं होने वाले, क्योंकि यू वोंट, आई मीन आप वो टेम्पटेशन कम नहीं कर सकते हो, बिकॉज जो कोई भी ऑप्शंस आपको दिए हैं, ऑल दोज ऑप्शंस आर quite easy and quite understandable, and frequently you have read those options, therefore you will be tempted to attempt this question, okay। इसीलिए अगर आपने ये करा होगा अटेम्प्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर रॉन्ग भी हुआ तो भी कोई गलत चीज नहीं है, ठीक है, ये पता होना था। चलो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? अभी बहुत सारा बस फैक्चुअल डेटा दिया है कि एफएसडीसी वाज सेटअप इन 2010, हमें नहीं पता सर ये क्या, लेकिन नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, अब ये पॉलिसी 2022 में। देन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इंस्टीट्यूटेड इन नाबार्ड इन 1995-96, okay sir, G20 was formed in 2001 as a forum of finance minister, okay, see तो
व्हाट डू यू थिंक? आपने 4 स्टेटमेंट पढ़ने के बाद सबसे जल्दी कनेक्ट कौन सा स्टेटमेंट हो रहा है आपको? व्हाट डू यू थिंक? है ना? अकॉर्डिंग टू मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर अर्लीस्ट कनेक्शन स्टेटमेंट इज दिस, ओके, जो सबसे ज्यादा और सबसे तुरंत कनेक्ट हो रहा है कि G20 इज फॉर्म, क्योंकि ये तो पढ़ते पढ़ते मुझे व्हाट वी कैन से की हे वाचता वाचताच घाम फुटतोय मला की एवढं डिटेल काय वाचायचंय, ओके राईट, मराठीत म्हणूयात. देअरफॉर this is statement is correct, okay, this statement is easy to read and therefore I say कि sir if it is correct so I have a doubt over it because it is 1999. तो यहाँ पे क्या लॉजिक है? which is a popular one, go for that, okay, this is the logic is applicable here, this MCQ technique is applicable here, which is the most popular one, go for that. ये 1995 किसको पता है यार? नाबार्ड है, जो कुछ भी डिस्कशन हुआ, नाबार्ड इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, रिफाइनेंसिंग करती है या फिर शिवराजन कमेटी से एस्टेब्लिश हुआ है, एवरीथिंग वी नो, बट स्टिल इट इज अ ओल्ड थिंग ना. G20 बहुत डिस्कशन में होता है हमेशा फ्रिक्वेंटली, इसीलिए इस पे अगर कुछ बेट ले सकते थे हम लोग, तो ये लॉजिक यहाँ पे लग सकता था. तो विच इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, डी स्टेटमेंट इज आंसर इज डी हियर, ओके. जैसे कि यहाँ पे कहा था मैंने G20 is in 1999, okay. Then you have next question, that is unit budget, which of the following announce the issues sovereign green bonds to reduce carbon intensity. तो कौन सी बजट में sovereign green bonds apply हुए थे? Again this is the older discussion, obviously this year's budget doesn't have this provision sovereign green bonds. Factual question है तो solve कर सकते थे sir. Options थोड़े close call है, solve कर सकते थे. If you know then only solve, otherwise don't take risk, I would say that, okay. तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया जिसमें हम लोग रिस्क नहीं ले रहे हैं, ओके. आंसर इज व्हाट फैक्चुअल है, 22-23 बजट में सोवेरियन ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में कहा था, ठीक है. व्हाट आर सोवेरियन ग्रीन बॉन्ड्स, दैट वी विल बी लुकिंग इनटू आवर डिस्कशन सेशंस इन इकोनॉमी वाला बैच, ओके. फिर भी मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सोवेरियन ग्रीन बॉन्ड्स, तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड वॉच द बेनिफिट्स. Then which among the following is estimated fiscal deficit? तो fiscal deficit percentage of GDP कितना है? Okay, but that is estimated fiscal deficit in this particular year. तो estimated fiscal deficit ये CSE में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएंगे आपको. फिजिकल डिफिसिट पे क्वेश्चन था लेकिन ये टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं आएंगे. they will not ask you what how much is the fiscal deficit, but obviously here answer is 4.4%, okay. ये हमें अटेम्प्ट करना है नहीं करना है, अगेन इट इज अप टू यू, because again the choices are very close and they have asked you about the estimated fiscal deficit, okay. तो अगर आप CAPF एग्जाम कर रहे हो, इतना तो अभी आप तक याद हो गया होगा कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे, you have to deal with both the documents very carefully if you are going for a CAPF exam, okay. ये डॉक्यूमेंट्स मैं दोनों हमारे टेलीग्राम चैनल पे पब्लिश करता ही हूँ, जैसे ही बजट या फिर इकोनॉमिक सर्वे आता है, we publish that, okay. right, so this is about the sentence B 4.4, okay. कितना है क्या है ये सारी facts मैंने यहाँ पे दे दी है, you can go through it. Then code on wages was notified by the government, again complete factual. तो कोड ऑन वेजेस, तो बहुत सारे लेबर लॉज हैं लेकिन उन लेबर लॉज को कंट्रोल करने के लिए एक वेज कोड है हमारे पास, तो वो कब दिया है? तो 2019 में वी हैव दिस कोड ऑन वेजेस, अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन, राइट. तो ये सारे वेज एक्ट्स हैं हमारे पास अभी तक, जितने हम लेबर एक्ट्स इनैक्ट किए हैं तो वो ये सारे एक्ट्स यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दे दिए हैं आपको, सो दैट यू शुड हैव द आइडिया. एक बार एटलीस्ट ग्राफ थ्रू करने से भी ना कुछ तो मेमोरी में रहता ही है, और जब वो सामने आता है तो एलिमिनेशन के लिए इजी हो जाता है, इसीलिए मैंने ये सारा दे दिया है आपको. अगेन यू कैन फाइंड दिस पीपीटी इनटू दिस, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये आप फाइंड करोगे, वहां पे आपको मिलेगी, या फिर यू कमेंट ऑन द comment section, I'll provide you the PPT, okay. ठीक है. So this is about your wage act. ये क्वेश्चन भी आपको अगर नहीं पता होता तो you could have skipped this question. तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस थे टोटल हम लोगों ने जितना डिस्कस किया उसमें से, जो हम स्किप कर सकते थे. बाकी कुछ क्वेश्चंस थे जो लॉजिकल डिडक्शन से आ सकते थे. 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कंसेप्चुअल पूरी तरीके से थे, ओके. एंड यू कुड हैव सॉल्व दोस क्वेश्चन, ओके. अगर यहाँ तक आज आ चुके हो और यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो ट्राई ट्राई थिंकिंग अबाउट सब्सक्राइबिंग दिस चैनल. ऐसे ही इकोनॉमी के सारे डिस्कशन मैं इस चैनल पे लेके आता हूँ, और अगर आपको सोशियोलॉजी ऑप्शनल के बारे में डिस्कशन करना है तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल के भी वीडियोस इस चैनल पे है. एंड इफ यू वांट टू जॉइन अ बैच ऑफ इकोनॉमी GS3 एंड सोशियोलॉजी ऑप्शनल,
then do get connect with us. Okay, so this is all about from my side for now, at least regarding CAPF exam. Okay, कुछ अगर आपकी queries हो तो you can definitely ask us. Thank you so much. We'll meet in the next one. Bye bye.